हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये एनालिसिस हम FY20 का करेंगे और ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा, यानी ये मार्च 2020 में खत्म हुए साल का एनालिसिस होगा। इसके लिए हम पाइथागोरस स्कोर की मदद लेंगे और यदि आप पाइथागोरस स्कोर के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा और आपको समझाता चलूंगा कि पाइथागोरस स्कोर कैसे काम करता है। पाइथागोरस स्कोर प्रोफेसर जोसेफ पाइथागोरस, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे, उन्होंने इस टूल की शुरुआत की और आज दुनिया के ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनी को उन क्राइटेरिया को फुलफिल करने पर पॉइंट्स मिलते हैं। यदि कंपनी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है तो वहां उसे 0 पॉइंट मिलता है। तो इस प्रकार कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स हासिल कर सकती है, लेकिन वो कंपनियां जो 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती हैं, हम उन्हें अच्छी कंपनियां मानते हैं और वो कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज कहलाती हैं। जो कंपनीज 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं वो कंपनियां एवरेज फंडामेंटल वाली होती हैं, और जो कंपनियां 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं वो वीक फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस एनालिसिस को हम 3 राउंड में लेंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर वो राउंड है प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इन तीनों राउंडों में हम क्राइटेरिया को देखेंगे कि कंपनी ने कितने क्राइटेरिया फुलफिल किए और कितने पॉइंट्स हासिल किए, और इसके बाद में हम ये देखेंगे कि कंपनी के कौन कौन से वो ग्रे एरियाज रहे, यानी कि कौन कौन से ऐसे एरियाज रहे जिसमें कंपनी और भी ज्यादा बेहतर कर सकती थी, और वो हम सब डिस्कस करेंगे। आपको डाटा के साथ में दिखाएंगे कि कंपनी को कहां पर और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था। तो इसके लिए हमने एक नया सेक्शन ऐड किया है, ये है ग्रे एरियाज का। इस सेक्शन में हम इसमें बात करेंगे, तो ये वीडियो के लास्ट में होगा, आप इसलिए वीडियो को पूरा देखते चलिएगा। और अभी आप हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं, जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और चलते हैं अपने पहले राउंड में। हमारा पहला राउंड है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड। इसमें है 4 क्राइटेरिया, तो देखते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम का। हमें ये देखना है कि कंपनी की जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव है या नहीं है। हमें अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल ये देखना है कि कंपनी की करंट ईयर में यानी FY20 में इनकम पॉजिटिव है या नहीं है, और यदि ऐसा होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमने कंपनी का डाटा देखा और देखा कि कंपनी की जो इनकम है FY20 में वो 361.29 करोड़ है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में 2 कॉलम देख रहे हैं, और ये पहला कॉलम है मार्च 2020 का। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, नेट प्रॉफिट आया है 361.29 करोड़। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है और इसलिए यहाँ पर कंपनी को हम देते हैं 1 पॉइंट। और हम चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया की ओर। दूसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट का, यानी हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं है। यहाँ पर भी हमें केवल पॉजिटिव फिगर देखना है। यदि पॉजिटिव फिगर होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने चेक किया और देखा कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो है 30.73%। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है और यहाँ पर भी कंपनी को हम देते हैं 1 और पॉइंट। और चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में, जो है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो यहाँ पर हमने कंपनी की वेबसाइट से जाकर के इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, या जिसे हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कहते हैं, वो हमने डाउनलोड किया। और जैसा आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, ये आया है 471.09 करोड़। तो यहाँ पर भी कंपनी को पॉजिटिव फिगर होने की वजह से 1 पॉइंट मिलता है, और अब तक हमारे हो गए हैं 3 पॉइंट्स। कंपनी के 3 क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में। चौथा क्राइटेरिया कहता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्राइटेरिया है और इसमें हमें अभी जो हमने 3rd क्राइटेरिया में पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा था उसको कंपेयर करना है फर्स्ट क्राइटेरिया से, जो है पॉजिटिव नेट इनकम से।
तो यहाँ पर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो ज्यादा होना चाहिए पॉजिटिव नेट इनकम से। तो अभी हमने फिगर्स को देखा है, लेकिन एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो हमें जैसा भी हमने देखा था कि इसका जो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस था वो था 471.09 करोड़, जबकि नेट इनकम थी इनकी 361.29 करोड़। और ये मैं आपको डाटा शीट्स दिखाता हूँ, इसमें ये फिगर्स अभी हमने चेक किए थे। तो यहाँ पर हम कंपनी को एक पॉइंट और देंगे, क्योंकि कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो नेट इनकम से ज्यादा है और इसलिए इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है कंपनी। और इस प्रकार से हमने देखा कि जो प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को 4 में से 4 पॉइंट्स मिलते हैं, एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और यहाँ पर पहला राउंड खत्म होता है, पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है पहले राउंड के बाद में वो हो जाता है 4। एक अच्छे राउंड से इन्होंने शुरुआत की है और हम चलते हैं अब दूसरे राउंड में, जो कि है लीवरेज का राउंड। और उसमें 3 क्राइटेरिया है। आइए चेक करते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, आप हमको जो राउंड हमारे सेकंड और थर्ड राउंड है वहां पर हमें वर्ड्स मिलेंगे लोअर और हायर। तो हमें इन वर्ड्स को कंपेयर करने के लिए यूज करना है, यानी हमें जो प्रीवियस ईयर था हमारा मार्च 2019 का, उसके साथ में अपने जो भी डाटा फिगर्स हैं उसको कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्राइटेरिया है वो कह रहा है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। ये लीवरेज से संबंधित है और जो लॉन्ग टर्म डेब्ट या जो कंपनी की जो लीवरेज पोजीशन है वो प्रीवियस ईयर की अपेक्षा सुधरनी चाहिए, यानी कि ये कम होनी चाहिए, डेब्ट पोजीशन को कम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं और हमने यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी से इसका हम कंपैरिजन करेंगे। तो हमने देखा कि लास्ट ईयर कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी था मार्च 2019 में वो था 0.54, जो कि कम हो गया है इस बार और ये हो गया है 0.07। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंपनी ने अपनी डेब्ट पोजीशन को कम कर लिया है और ये एक पॉजिटिव साइन है और इसकी वजह से कंपनी का फंडामेंटल सुधरेगा और इस वजह से हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 1 पॉइंट। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में, जो कह रहा है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर। यानी हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो करंट रेशियो है वो पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा है या नहीं है। तो हम चेक करते हैं और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कंपनी का जो करंट रेशियो है वो लास्ट ईयर था 1.90 और इस बार ये बढ़ करके 2.38 हो गया है। फ्रेंड्स, करंट रेशियो का मतलब है कि हमें इसकी लिक्विडिटी का पता चलता है, क्योंकि करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी का करंट रेशियो बहुत ही इम्प्रूव हुआ है और यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। और यहाँ पर 1 पॉइंट मिलने के साथ कंपनी अब जाती है अपने तीसरे राउंड में लीवरेज के, जो कि है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि क्या कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए हैं, और यदि कंपनी ने अपने कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए हैं, उनसे पैसा लिया है इक्विटी इशू से, तो वहां पर कंपनी को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा और यदि नहीं किया होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम चेक करते हैं और इसके लिए हमने कंपनी की वेबसाइट से कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज डाउनलोड किया और हमने चेक किया, लेकिन हमें पता चला कि यहाँ पर कोई भी इन्होंने इक्विटी शेयर को डाइल्यूट नहीं किया है, कोई भी नए इक्विटी शेयर इशू नहीं हुए हैं, इस तरह से कोई पैसा नहीं आया है। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट और कंपनी के लीवरेज में हो जाते हैं 3 पॉइंट्स और हमारा दूसरा राउंड खत्म होता है। दूसरे राउंड में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है, वो हो जाता है 7। तो आपने देखा कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अब तक 100% मार्क्स लेकर के आई है कंपनी अपने 2 राउंड्स में, और ये ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी बन चुकी है। लेकिन अभी हमें इसका तीसरा राउंड देखना है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का, जिसमें 2 क्राइटेरिया और हैं, यानी कंपनी 2 पॉइंट्स और हासिल कर सकती है। तो देखते हैं कि क्या कंपनी उनको हासिल कर पाती है या नहीं। तो हमने यहाँ पर शुरुआत की इसके तीसरे राउंड के पहले क्राइटेरिया से, जो कहता है
हाई ग्रॉस मार्जिन, यानी हमें चेक करना है कि कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो लास्ट ईयर से ज्यादा है या नहीं है। फ्रेंड्स, ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट किया है या नहीं है। तो हमने यहाँ पर चेक किया कंपनी का डाटा को और हमने देखा कि लास्ट ईयर इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो था 24.92 और मार्च 2020 में ये बढ़कर के हो गया है 31.13 और ये एक इम्प्रूवमेंट है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में, यानी कंपनी का फंडामेंटल इससे इम्प्रूव होगा और कंपनी को हम देंगे यहाँ पर 1 पॉइंट। और हम आते हैं अपने नवे क्राइटेरिया में जो कहता है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। ये अंतिम क्राइटेरिया है, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो था लास्ट ईयर वो था 178.93, जो कि इस बार कम हो गया है और ये हो गया है 161.15। तो यहाँ पर कंपनी के एसेट टर्नओवर रेशियो में प्रॉपरली इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। एसेट टर्नओवर का मतलब है कि कंपनी ने अपने एसेट्स का यूज कितने अच्छे तरह से किया है अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर कंपनी को हम कोई पॉइंट नहीं देंगे और कंपनी ने ये पॉइंट लूज कर दिया है क्योंकि उसने अपने एसेट टर्नओवर में इम्प्रूवमेंट नहीं किया है और इस प्रकार से ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को 2 में से 1 पॉइंट मिलता है और हमारा तीसरा राउंड खत्म हुआ। तीसरे राउंड में कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है और कंपनी का जो स्कोर है वो हो जाता है 8। तो आपने देखा कंपनी ने 8 आउट ऑफ 9 पॉइंट्स अचीव किए हैं, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्कोर है। लेकिन अब हम देखते हैं इसके ग्रे एरियाज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक नया सेक्शन है, तो हम यदि ग्रे एरियाज में आते हैं और फ्रेंड्स अभी अभी हमने देखा है कि कंपनी ने 8 पॉइंट्स अचीव किए हैं और इसने जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें 4 में से 4, लीवरेज में 3 में से 3 और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में 2 में से 1 पॉइंट अचीव किया है। तो हम इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जैसा कि हमने ऑलरेडी बता चुके हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में कोई इश्यू नहीं है, 4 में से 4 पॉइंट्स मिले हैं कंपनी को। लीवरेज में भी कोई इश्यू नहीं है और 3 में से 3 पॉइंट्स मिले हैं कंपनी को। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी में, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर अपना एसेट टर्नओवर रेशियो में इम्प्रूवमेंट नहीं किया है। उसकी वजह है कि कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं वो 20% के करीब बढ़े हैं, लेकिन रेवेन्यू केवल 11% बढ़ी है और उसकी वजह से इनका जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो कम है। मैं आपको डाटा के साथ में दिखाता हूँ। यहाँ पर हुआ ऐसा है कि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो आप देख सकते हैं 941 करोड़ से बढ़कर के 1175 करोड़ हो गए हैं, लगभग 20% का उसमें इम्प्रूवमेंट है। लेकिन यदि हम सेल की बात करें तो इनकी सेल 1685 करोड़ से बढ़कर के 1894 करोड़ हुए हैं, जो कि 11% है। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस आया है इसकी वजह से कंपनी ने 1 पॉइंट खोया है। तो फ्रेंड्स, ये था आईयूएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ में आप यदि कोई कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं अपने वीडियो में तो हमें बताइए, हम वो वीडियो बना करके आपके सामने पेश करेंगे। तो ये था आज का आईयूएल केमिकल्स लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस। फ्रेंड्स, आपने जो समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।